वापस स्वागत है। यह लेक्चर नंबर 49 है और इसमें हम आज जियोमेट्रिक अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो लैम्ब्डा की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी रूट के रूप में, यह कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की रूट के रूप में लैम्ब्डा की मल्टीप्लिसिटी है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और कुछ नहीं, लैम्ब्डा के आइगन स्पेस का डायमेंशन। इसका मतलब है कि संख्या की लीनियरली रूप से इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर की संख्या में आइगेन वैल्यू लैम्ब्डा के अनुरूप है। तो ये दो संख्याएं हैं जिनका हम उपयोग करेंगे अब इस लैम्ब्डा की मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि हमने कई उदाहरणों में देखा है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स में सभी आइगेन वैल्यूज को दोहराया गया था, ताकि अब हम इस अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की सहायता से क्वांटिफाई कर सकें। इसलिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, यदि उदाहरण के लिए अगर 1 रूट को 3 टाइम्स दोहराया जाता है तो यह उस रूट का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 होगा और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन स्पेस का डायमेंशन होगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की संख्या हमारे पास उस विशेष आइगन वैल्यू लैम्ब्डा के अनुरूप है। इसलिए इन दो वर्गीकरणों के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक नोट है कि यह जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से कम या बराबर होता है। यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है जिसे औपचारिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन यहाँ इसके लिए एक डायगोनलाइजेशन वगैरह के बारे में थोड़ा और ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए हम अभी इस परिणाम को सिद्ध नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से कम या बराबर होता है। इसका यह अर्थ है कि उदाहरण के लिए 1 पर्टिकुलर रूट 1 पर्टिकुलर आइगन वैल्यू 3 टाइम्स दोहराया जाता है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के अनुरूप। इसका अर्थ है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती है, यह 3 से कम या उसके इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम कई उदाहरणों की सहायता से देखेंगे कि यहाँ क्या परिस्थिति है। इसलिए इस मामले में हम इस मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पता करते हैं, जो यहाँ 6-2 और 2 यहाँ -231 और 2-13 के रूप में दिया गया है। इसलिए इस आइगन के लिए, इस मैट्रिक्स के लिए हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को कंप्यूट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम पहले ही कई मैट्रिसेस के लिए गणना कर चुके हैं, इसलिए अब हम आइगन वैल्यूज की गणना से परिचित हैं। इसलिए यहाँ सबसे पहले हमें इस दिए गए मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखने की जरूरत है, जो डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्ब्डा आई डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स से माइनस लैम्ब्डा आई 0 के इक्वल है। और इस मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ इस डिटर्मिनेंट को कंप्यूट कर सकते हैं। इसलिए डिटर्मिनेंट 6 माइनस लैम्ब्डा -2 2 और फिर -2 यहाँ 3 माइनस लैम्ब्डा और -1 2 -1 3 माइनस लैम्ब्डा जैसा होगा। इसलिए इस लैम्ब्डा को डायगोनल एंट्रीज से घटाया जाएगा और इसके साथ अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यह 6 माइनस लैम्ब्डा और फिर हमारे पास यह प्रोडक्ट माइनस कर दिया जाएगा, फिर हम लेंगे 2 और -2। तो यहाँ इस वैल्यू के इस डिटर्मिनेंट के साथ जो इस रूप में आ रहा होगा, जब हम इस पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं, वह 2 माइनस लैम्ब्डा लैम्ब्डा -2 और लैम्ब्डा -8 आएगा। इसलिए मैं इस भाग को यहाँ छोड़ता हूँ क्योंकि इस लेक्चर में यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम पिछले लेक्चर में इसे कई उदाहरणों के लिए देख चुके हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है मैट्रिक्स का यह कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो है 2 माइनस लैम्ब्डा लैम्ब्डा -2 और लैम्ब्डा -8 इक्वल 0। तो अब हम क्या देखते हैं कि यह दो अलग अलग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं और एक को 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब है कि लैम्ब्डा 2 2 और 8 हैं। तो यह आइगन वैल्यू में 2 को 2 बार दोहराया गया है और यह 8 को एक बार दोहराया गया है। और ठीक यही हमने अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के बारे में चर्चा की है। तो इस लैम्ब्डा में अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 के बराबर है। यह आइगन वैल्यू 2 है क्योंकि यहाँ इसे 2 बार दोहराया गया है। तो इस अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का 2 2 होगा और इस अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का 8 होगा, क्योंकि यह केवल एक बार दोहराया गया है।
तो यहाँ इस लैम्ब्डा की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 8 के इक्वल 1 है। तो इस प्रकार एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी को परिभाषित किया जाएगा। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को परिभाषित करने के लिए लैम्ब्डा 2 के इक्वल होना चाहिए या लैम्ब्डा 8 के इक्वल होना चाहिए। हमें इस आइगन वैल्यूज के इन वेक्टरों का आइगन स्पेस प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो इस लैम्ब्डा के अनुरूप आइगन वेक्टर 8 के इक्वल है। तो याद रखें कि यह लैम्ब्डा 8 के इक्वल है जिसे एक बार दोहराया गया था। हालांकि हमारे पास पहले से ही यह परिणाम है कि यह जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 से अधिक नहीं हो सकती है। अब इस मामले में क्योंकि इस लैम्ब्डा की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 8 के इक्वल 1 है, तो आइगन वेक्टर्स की गणना के बिना भी हम दावा कर सकते हैं कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, क्योंकि निश्चित रूप से इस लैम्ब्डा के अनुरूप 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे जो 8 के इक्वल है। इसलिए यहाँ दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं हो सकते हैं, जो कि परिणाम कहते हैं। जहाँ हमारे पास यह एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमेशा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से बड़ा होता है। इसलिए यहाँ हम पहले से जानते हैं कि यह 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं हो सकते हैं। इसे केवल 1 ही होना चाहिए, क्योंकि इस लैम्ब्डा की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 8 के इक्वल है और इसमें कम से कम 1 आइगन वेक्टर्स होना चाहिए। क्योंकि फाउंडेशन यही कहता है, तो हमारे पास पहले से ही ये माइनस लैम्ब्डा आई है और डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। हमारे पास इस इक्वेशन के लिए हमेशा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। यहाँ ए माइनस लैम्ब्डा एक्स 0 के इक्वल है, तो निश्चित रूप से 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं हो सकता। हम इस मामले में भी यही देखेंगे। तो यहाँ यह 1 माइनस लैम्ब्डा आई है, तो इस लैम्ब्डा का मतलब है कि यहाँ 8 को एक ही डायगोनल एंट्रीज से घटाया गया था और फिर हमारे पास x1, x2, x3 और राइट हैंड साइड पर यह 0 वेक्टर है। इसलिए हम इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म से कम कर सकते हैं और इसलिए 2 पहली रो के बराबर है और फिर यहाँ हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यह 0 होगा और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3 और यह -3 है और यहाँ भी हम पहले स्टेप में ऐड कर सकते हैं। तो यह 0 होगा, यह -3 होगा और यह भी -3 होगा और फिर दूसरे स्टेप में फिर से दूसरे कॉलम की सहायता से। तो इस स्टेप में हमें क्या मिलता है, -2 2 और फिर यहाँ हमारे पास 0 है और फिर -3 और -3। जब हम रो 1 और रो 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ हमें मिलता है 0 और हमें मिलेगा -3 और -3। तो फिर से दूसरी रो की मदद से अब हम वास्तव में इस नंबर से छुटकारा पा सकते हैं इस -3 से, लेकिन यह भी साथ में 0 हो जाएगा। तो यह स्थिति है, यह रो कम करा हुआ एशेलॉन फॉर्म है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए, इस मैट्रिक्स के लिए। और अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पिवट एलिमेंट है और यहाँ भी हमारे पास पिवट एलिमेंट है। तो पहले दो कॉलम में पिवट एलिमेंट है, उस तीसरे कॉलम में पिवट एलिमेंट नहीं है। तो यह इस वेक्टर के इस x3 कंपोनेंट से मेल खाता है और जिसे हम फ्री वेरिएबल के रूप में ले सकते हैं। तो केवल एक फ्री वेरिएबल होगा, जो वहाँ से भी स्पष्ट था क्योंकि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 था और उसके अनुरूप हमें दो फ्री वेरिएबल नहीं मिल सकते हैं। तो फ्री वेरिएबल की संख्या लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की संख्या के बारे में बताती है। इसलिए यहाँ हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। हम पहले से जानते हैं कि केवल यहाँ फ्री वेरिएबल होगा। इस मामले में दो फ्री वेरिएबल नहीं हो सकते हैं। तो यह x3 फ्री वेरिएबल है जिसे हम फिर से अल्फा के टर्म्स में चुन सकते हैं। उस अल्फा के होने से हम अल्फा के संदर्भ में x और x2 को कंप्यूट कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं x1, x2, x3। तो यहाँ इस x3 को अल्फा के रूप में लिया गया था और x2 यहाँ से -x3 होगा। तो हमें यह माइनस अल्फा मिला है और इस इक्वेशन नंबर 1 से हमें यह 2 टाइम्स मिलेगा, हमें यह 2 टाइम्स अल्फा और इस वेक्टर से x1 मिलेगा। तो हमारे पास यह अल्फा है जो 0 के इक्वल नहीं है और अल्फा इस रियल नंबर से संबंधित है। तो यहाँ हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, यह किसी भी अल्फा के लिए 0 इक्वल नहीं है। ये आइगन वेक्टर्स हैं और मूल रूप से इस आइगन स्पेस का डायमेंशन 1 है।
या दूसरे शब्दों में हमें केवल वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिला है, जिसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं 2 माइनस 1 1। यह केवल एक आइगन वेक्टर है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कोई अन्य आइगन वेक्टर जिसे हम इस वैल्यू अल्फा को लेने से प्राप्त करते हैं जहां वे इस 2 माइनस 1 1 पर डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, तो इस मामले में हमें केवल एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिला है और इसलिए हम कहते हैं कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लीनियरली इंडिपेंडेंट की संख्या आइगन वेक्टर से अनुरूप है। यहाँ दिए गए आइगन वैल्यू में लैम्ब्डा i के इक्वल है। इस जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में लैम्ब्डा इक्वल 1 है। तो यहाँ वह लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर की संख्या है। जब हम इस आइगन वैल्यू लैम्ब्डा पर आते हैं, आइगन वैल्यू लैम्ब्डा 2 के बराबर होता है और याद रखें कि इसे 2 टाइम्स दोहराया गया था, जिसका अर्थ है कि इस लैम्ब्डा की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 के बराबर है। इसलिए इस मामले में हमारे पास संभावना है कि अनुरूप आइगन वेक्टर्स संबंधित लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स यहाँ 2 हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि अधिकतम 2, लेकिन एक भी हो सकता है। हमें पहले से पता नहीं है, इसके लिए हमें उनको कंप्यूट करना होगा, क्योंकि इस आइगन वैल्यू को देखकर हम यह नहीं बता सकते कि कितने आइगन वेक्टर्स दी गई एक आइगन वैल्यू के अनुरूप लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन अब हम यह बता सकते हैं, क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लिसिटी 2 थी या अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 थी, और हम जानते हैं कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 से कम या उसके बराबर होगी। इसलिए अब हम जानते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की संख्या 1 हो सकती है या यह 2 भी हो सकती है। अब इस मामले में तो चलिए इसको कंप्यूट करते हैं। यह a माइनस लैम्ब्डा आई है। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे डायगोनल एंट्री से यह संख्या लैम्ब्डा, तो हमें मिलती है यह इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन की सिस्टम है, और फिर इसे घटाएंगे एशेलॉन फॉर्म में, तो यह 2 रो समान हैं। हम उनमें से एक को तुरंत 0 के बराबर सेट कर देंगे और इस पहली रो से फिर से, क्योंकि यह फिर से इसका आधा है, जब हम इस रो नंबर 2 में जोड़ेंगे तो यह 0 हो जाएगा, और इसी तरह रो नंबर 3, यदि हम रो नंबर 1 का आधा सब्ट्रैक्ट कर दें तो यह भी 0 हो जाएगा। तो यह यहाँ वह ऑपरेशन है जो हमने लिया है कि R2 और कुछ नहीं बल्कि R2 प्लस R1 का आधा है, और यहाँ R3 के लिए हमने अब R3 और R1 माइनस R1 का आधा लिया है। तो इन दो ऑपरेशंस के साथ दो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमें लीनियर इक्वेशन के इस सिस्टम में इस रो कम करके एशेलॉन फॉर्म मिला है। और फिर अब हम यह पहचान सकते हैं कि इस मामले में हमारे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। तो यहाँ यह पिवट एलिमेंट है जो इस मामले में -2 है, और कॉलम नंबर 2 में कोई पिवट नहीं है। यहाँ भी हमारे पास पिवट नहीं है, इसलिए केवल एक पिवट है जो कॉलम नंबर 1 में है। तो यहाँ x2 और x3, x2 और x3 फ्री वेरिएबल्स होंगे। अब यहाँ फ्री वेरिएबल्स हैं, फ्री वेरिएबल्स, इसलिए हम उन्हें कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि अब हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं, क्योंकि कई फ्री वेरिएबल्स यह तय करते हैं कि हमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो इस मामले में हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, और हम यही लिखेंगे। यहाँ x2 को अल्फ़ा 1 x3 को अल्फ़ा 2 के रूप में लिया गया है, और फिर हमने इस अल्फ़ा 1 को कंप्यूट किया इस x1 से इस इक्वेशन नंबर 1 में से। जब हम वेक्टर फॉर्म को अल्फ़ा 1 में लिखते हैं तो हमारे पास यह हाफ और 1 0 अल्फ़ा 2 a माइनस हाफ 0 1 होता है। तो हमें यह 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिले, इसलिए यह 1 और यह 1 कोई भी एक यह जांच सकता है कि वे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो उनके अनुरूप लैम्ब्डा 2 के बराबर है, क्योंकि यह 2 टाइम्स दोहराया गया था। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 था, इसका भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 था, और हमें अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिला है। तो इस मामले में जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है। तो हमारे पास अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है और साथ ही जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। जियोमेट्रिक
फिर से अलजेब्राइक से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन इस मामले में हमें कम से कम समानता मिली है। तो इस जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में लैम्ब्डा 2 के बराबर 2 है, क्योंकि हमारे पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इस लैम्ब्डा के अनुरूप बराबर 2 है। ठीक है, तो यह उदाहरण 2 जहां हम इसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निर्धारित करते हैं। ए मैट्रिक्स यहाँ दी गई है, वह है 2 4 0 0 2 0 0 0 3, और इस मामले में कोई भी आसानी से कंप्यूट कर सकता है कि आइगन वैल्यूज डायगोनल एंट्रीज होंगी, क्योंकि यह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के लिए हमारे पास यहाँ डायगोनल पर सभी आइगन वैल्यूज हैं। तो हमारे पास यह 2 से 3 आइगन वैल्यूज हैं, और एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमेशा इसका एक डायगोनल एलिमेंट होता है। हमारे पास ये आइगन वैल्यूज 2 से 3 हैं। आइगन स्पेस अब हम लैम्ब्डा के लिए कंप्यूट करेंगे, वह 2 के बराबर होगी। फिर से मेरा मतलब है, यदि आप अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जानना चाहते हैं तो यह 2 के लिए 2 है और 3 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो यहाँ का आइगन स्पेस जिसे हम कंप्यूट करेंगे, जिससे हमें जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिलेगा, तो यहाँ आइगन स्पेस माइनस लैम्ब्डा आई है। तो यहाँ 2 को डायगोनल एंट्रीज से सबट्रैक्ट किया जाएगा, हमें यहाँ 0, यहाँ 1 मिलेगा। अब मैट्रिक्स के माइनस लैम्ब्डा आई और x 0 के बराबर है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं? हम वास्तव में इसे ले सकते हैं, हम इस रो को इंटरचेंज कर सकते हैं और तब हमारे पास यह एशेलॉन फॉर्म रो जो कम होकर एशेलॉन फॉर्म में है। तो यदि हम चाहें तो यह 0 नीचे ला सकते हैं, इसलिए हम यहाँ आसानी से इस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि 2 होगा। यहाँ 2 पिवट एलिमेंट होंगे, तो यह पिवट एलिमेंट होगा और यह भी पिवट एलिमेंट होगा जब हम इस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और यह बीच वाला भी। तो यहाँ इस पहले कॉलम में एक पिवट होगा और तीसरे कॉलम में एक पिवट होगा, और यह x2 फ्री वेरिएबल होंगे। तो यह x2 फ्री वेरिएबल होने जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ केवल 1 फ्री वेरिएबल होगा और हमें केवल 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। और यहाँ देखिए, जब हम इसे कंप्यूट करेंगे तब x3 0 के बराबर है। सीधे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम पाएंगे कि यह x1 बराबर 0 है। तो इसमें से हमें मिल रहा है x1 बराबर 0, फिर x3 0 के बराबर है, और यह x2 फ्री वेरिएबल होगा जिसे हम अल्फा के रूप में ले सकते हैं, और फिर यह x1 x2 x3 हम इसे अल्फा टाइम्स 0 1 0 रूप में लिखेंगे। तो यहाँ इस मामले में हम क्या देखते हैं कि इस लैम्ब्डा की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 के बराबर 2 है, लेकिन अब हमें 1 के फॉर्म में जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल गया है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, दिए गए आइगन वैल्यू के लिए हम पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कितने आइगन वैल्यू वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो हमें इनको कंप्यूट करना होगा। हम उस परिणाम से यह जानते हैं कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से कम या उसके बराबर है, या अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के बराबर से कम है। इस अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 था, इसलिए हम जानते हैं कि अधिकतम 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। उदाहरण के लिए इस मामले में 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यहाँ 2 होंगे या वहाँ वे 1 होंगे। इसलिए हमने पिछले उदाहरण में जो देखा है, हालांकि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 थी और इस मामले में जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 था, हमारे पास अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, लेकिन इस मामले में जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सिर्फ 1 है। तो यहाँ जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है क्योंकि हमारे पास 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 का 2 है क्योंकि यह 2 टाइम्स दोहराया गया था। इस आइगन स्पेस में लैम्ब्डा 3 के बराबर है, तो हम पहले से ही जानते हैं कि केवल 1 ही होगा। तो इस मामले में हम जानते हैं कि यहाँ केवल 1 फ्री वेरिएबल होगा, निश्चित रूप से, क्योंकि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसलिए हमारे पास 1 से ज़्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इसको कंप्यूट करते हैं तो 1 माइनस लैम्ब्डा आई x 0 के बराबर है, हमारे पास यह है। और फिर जब हम इस सिस्टम को हल करते हैं तब हम देखेंगे कि इस मामले में 2 पिवट्स हैं। जब हम इसे 2 0 बना सकते हैं और फिर यह एक पिवट बन जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में यह 0 नहीं होगा।
तो हमारे पास 2 पिवट एलिमेंट्स हैं और यह x3 इस मामले में 3 वेरिएबल होगा, इसलिए यह अल्फा x3 के अनुरूप है और यह x2 0 होगा और x1 0 होगा इस मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर से। तो हल मिलेगा अल्फा टाइम्स 0 1 1 और जैसा कि अपेक्षित है केवल 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है इस लैम्ब्डा के अनुरूप 3 के बराबर हैं। तो इस लैम्ब्डा का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 1 के बराबर है और इस लैम्ब्डा का एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 1 के बराबर था। इस मामले में एक और उदाहरण जहां हम पता लगाएंगे कि इस डायमेंशन के आइगन स्पेस जहां लैम्ब्डा इसके बराबर है बहुत ही खास मैट्रिक्स है ये 1 0 0 1 1 1 1 और 0 0 1। तो इस मामले में हमें फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है ए माइनस लैम्ब्डा आई 0 के बराबर है और 1 माइनस लैम्ब्डा यहाँ 1 माइनस लैम्ब्डा 1 माइनस लैम्ब्डा और डिटर्मिनेंट। तो हम इस मामले में क्या देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लैम्ब्डा माइनस 1 पावर 3 0 के बराबर है। तो हमारे पास यह 3 रूट्स हैं 1 1 1। इसका मतलब है कि इस लैम्ब्डा की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 के बराबर है अब 3 है। तो हमारे पास यह उदाहरण है जहां ये सब हमारे पास समान आइगन वैल्यूज हैं लेकिन 3 टाइम्स दोहराया है। जब हम यहाँ आइगन स्पेस को कंप्यूट करते हैं यहाँ जिसका अर्थ है कि हमें आइगन वेक्टर्स को कंप्यूट करना है तो इस इक्वेशन के साथ ए माइनस लैम्ब्डा ए एक्स बराबर 0 है। तो इस मामले में क्या होगा कि जब हम इस माइनस लैम्ब्डा आई माइनस 1 को डायगोनल एंट्रीज में से लेते हैं यह डायगोनल भी 0 होगा और हमारे पास यह बहुत ही सरल उदाहरण है और इस मामले में केवल 1 पिवट होगा। तो इस पहले कॉलम में पिवट होगा और दूसरा और तीसरा 1 फ्री वेरिएबल होगा। तो यह पिवट एलिमेंट होने जा रहा है और फिर यहाँ कुछ नहीं, हमारे पास फ्री वेरिएबल है, हमारे पास फ्री वेरिएबल है, इसलिए हमारे पास 2 फ्री वेरिएबल हैं जिसका अर्थ है 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर्स। इसलिए यहाँ x2 के लिए हम अल्फा 1 x3 असाइन करते हैं, हम अल्फा 2 असाइन करते हैं और इस इक्वेशन से जो कहता है कि x1 प्लस x3 बराबर 0 है x1 माइनस x3 के बराबर है, इसलिए हमें यहाँ मिलेगा x1 बराबर माइनस अल्फा 2। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने पर हमारे पास x1 x2 x3 अल्फा 1 के रूप में है। तो यहाँ यह कंपोनेंट 0 है और फिर दूसरा स्थान 1 होगा और फिर अल्फा 2 0 होगा, एक स्थान पर -1 और फिर 0 और x3 अल्फा 2 होगा। तो 1 तो हमारे पास यह 1 x x2 x3 अल्फा 1 टाइम्स 0 1 0 अल्फा 2 टाइम्स -1 0 और 1 यहाँ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स के अनुरूप आइगन वैल्यू 3 है। तो यहाँ आइगन वैल्यू 1 जिसे 3 टाइम्स दोहराया गया था, इस लैम्ब्डा की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इस लैम्ब्डा 1 के बराबर है जो 3 था और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इस लैम्ब्डा 1 1 के बराबर है। ओह सॉरी 2 यह 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, इसलिए इस आइगन स्पेस का डायमेंशन 2 है और इस लैम्ब्डा का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इस मामले में 1 2 के बराबर है। तो फिर से हालांकि इसे 3 टाइम्स दोहराया गया था लेकिन हमें केवल यह डायमेंशन 2 रूप में मिला है, ना कि 3 और 1 नहीं। लेकिन यहाँ संभावित वैल्यू 3 हो सकती है, यह 2 हो सकती है क्योंकि यहाँ ऐसा ही है, लेकिन यह 1 भी हो सकती है। इस उदाहरण में फिर से हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेंगे, हमारे पास बहुत आसान मूल्यांकन करने के लिए है। हमें इस डायमेंशन को खोजना जो आइगन स्पेस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है और यदि हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को लिखते हैं तो हमें यह लैम्ब्डा -1 पावर की 3 बराबर 0 मिलेगा। तो फिर से हमारे पास यह 1 1 1 अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जिसकी आइगन वैल्यू है अभी केवल 3 है। तो इस 1 के अनुरूप अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 है और अगर हम अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को कंप्यूट करते हैं तो यह दिलचस्प होगा। तो आइगन स्पेस को कंप्यूट करेंगे ए माइनस लैम्ब्डा आई x 0 के बराबर और इसलिए जब हम डायगोनल एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आइगन वैल्यू 1 होगी। तो हमें यहाँ 0 मैट्रिक्स मिलेगा और x1 x2 x3 फिर से 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो अब हम
इस मामले में क्या देखते हैं कि यहाँ कोई पिवट नहीं है और सभी वेरिएबल्स x1, x2, x3 ये फ्री वेरिएबल्स हैं, इसलिए हम चुन सकते हैं कि हम कोई भी वैल्यू निर्दिष्ट कर सकते हैं। x1, x2, x वे यहाँ फ्री हैं और यह बहुत ही खास मामला है जिसे हमने अभी देखा है कि हमें यह 0 मैट्रिक्स मिला i माइनस लैम्ब्डा i के रूप में, और फिर हमारे पास इस x1, x2, x3 को स्वतंत्र रूप से चुनने की संभावना है। तो हमें जो भी पसंद है और हम यहाँ अल्फा 1, यहाँ अल्फा 2 और वहाँ अल्फा 3 लिया है क्योंकि तीनों 3 वेरिएबल्स हैं, और फिर यह x1, x2, x3 को अल्फा के संदर्भ में लिख सकते हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीन इस संयोजन के रूप में। अल्फा 1 यह 1 0 0 अल्फा 2 0 1 0 अल्फा 3 0 0 1 होगा। तो हमारे पास इस मामले में 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं जो इस लैम्ब्डा 1 के बराबर है। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी लैम्ब्डा 1 पहले 3 था और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी जो आइगन स्पेस का डायमेंशन है वह भी इस मामले में 3 था। तो हमने इस उदाहरण में देखा है कि यदि इसे 3 टाइम्स दोहराया जाए तो यह संभव है कि हम यहाँ फुल डायमेंशन का अनुमान लगा सकें। आइगन स्पेस की डायमेंशन जो 3 है वह उतनी ही होगी जितनी बार लैम्ब्डा दोहराया गया था, लेकिन वह परिणाम क्या कहता है कि यह 3 से अधिक नहीं हो सकता, और स्वाभाविक रूप से यहाँ ऐसा ही है क्योंकि वह डायमेंशन जो फुल डायमेंशन है, क्योंकि यह एलिमेंट्स इस R3 के लिए हैं और यह डायमेंशन 3 से अधिक नहीं हो सकती हैं। इस अर्थ में भी हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ मैट्रिसेस की सिमिलरिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ शुरू करेंगे और अगले लेक्चर में इसकी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। तो एक n क्रॉस n मैट्रिक्स B को n क्रॉस n मैट्रिक्स A के समान कहा जाता है यदि हमारे पास यह B बराबर P इन्वर्स AP है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स A और B के बीच यह संबंध है तब हम इस P मैट्रिक्स A के समान कह सकते हैं या A मैट्रिक्स B के समान है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P के लिए P क्या है? अगर यहाँ के मैट्रिक्स मौजूद है तो यह P इन्वर्स I, मतलब यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, इसलिए P इन्वर्स समझ में आता है। तो यदि हमारे पास B और A2 मैट्रिसेस के बीच संबंध है और A जो कि P इन्वर्स AP देगा B अन्य मैट्रिक्स, तब हम कहते हैं कि ये दोनों समान हैं। क्यों? हम कुछ प्रॉपर्टीज के लिए समान शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज हम इसे पता करेंगे कि वे इस B और A के कई कॉमन प्रॉपर्टीज को साझा करते हैं, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स के टर्म्स में, और अन्य कंसिडरेशंस भी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए आज हम देखेंगे कि यदि B A के समान है तो B की आइगन वैल्यूज के समान हैं, और यदि X आइगन वेक्टर है A का तो यह Y P के बराबर है इन्वर्स X B के आइगन वेक्टर्स है एक ही आइगन वैल्यू के अनुरूप। तो इसका अर्थ है कि अगर हम एक के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर जानते हैं, हम दूसरे के आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में उनके समान आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर भी हैं, केवल P इन्वर्स X होगा जहां P हम पहले ही समान परिभाषा में पेश कर चुके हैं। तो हम क्या लेते हैं, आइए बताते हैं। यह लैम्ब्डा इस मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू है और A के समान हमारे पास B मैट्रिक्स है। तो पहले हम इसके संबंध देखेंगे। A के लिए यह X आइगन वेक्टर्स है और लैम्ब्डा आइगन वैल्यू है। तो हमारे पास यह संबंध है X इस लैम्ब्डा X के बराबर है। और अब हम क्या करते हैं, हम इस P इन्वर्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे राइट हैंड साइड पर P इन्वर्स है। P वह मैट्रिक्स है जिसकी सिमिलरिटी के बारे में हम वहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास P इन्वर्स है यदि X, और यहाँ भी P इन्वर्स, इसलिए लैम्ब्डा कांस्टेंट है। हमारे पास P इन्वर्स X है और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ लैम्ब्डा P इन्वर्स X है, वही P इन्वर्स के फिर से हम पेश करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पेश किया है जिसे हमने P और P इन्वर्स इन्वर्स X के रूप में लिखा है, और फिर हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ P इन्वर्स से P से जोड़ते हैं, P इन्वर्स AP, और फिर हमारे पास P इन्वर्स X है। तो अब हम क्या देखते हैं, यह P इन्वर्स AP सिमिलरिटी
की परिभाषा के अनुसार यह ए के समान या बी के समान है। इसका मतलब है कि बी को हम पी इन्वर्स ए पी के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हमारे पास यह लैम्ब्डा पी इन्वर्स एक्स बराबर है बी टाइम्स यह बी पी इन्वर्स एक्स है। तो अब हम इस संबंध से क्या देखते हैं कि यह आइगन वेक्टर पी इन्वर्स एक्स है और यह लैम्ब्डा बी की आइगन वैल्यू है। तो यदि यह बी ए के समान है, बी का आइगन वैल्यू ए के समान होगा क्योंकि यह लैम्ब्डा ए का आइगन वैल्यू था और यह आइगन वेक्टर पी इन्वर्स एक्स होगा। तो हमें आइगन वेक्टर प्राप्त हुआ है और आइगन वैल्यू यह सिमिलर मैट्रिसेस है यदि अगर हम जानते यह 1 के समान है। इसलिए लैम्ब्डा बी की आइगन वैल्यू है और पी का इन्वर्स आइगन वेक्टर लैम्ब्डा के अनुरूप आइगन वैल्यू है। एक और परिणाम जो वास्तव में हमने पहले से ही इससे पहली परिणाम में देख चुके हैं ए बी स्क्वायर के समान मैट्रिसेस हैं। फिर हमारे पास उसी प्रकार ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है। इसलिए अंततः हम पहले ही देख चुके हैं कि उनके पास वही आइगन वैल्यू है। इसलिए यदि हमारे पास समान आइगन वैल्यू है इसका अर्थ है उनके पास वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है। लेकिन यह इसे देखने का एक और तरीका है। इसलिए हम यह मानते हैं कि बी पी का इन्वर्स ए पी है इस संबंध में और फिर अगर हमें यह डिटर्मिनेंट बी माइनस लैम्ब्डा आई मिलता है वह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बी माइनस लैम्ब्डा आई है। इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बी यहाँ डिटर्मिनेंट के बराबर है और यह भी हम इस पी से बदल देंगे इन्वर्स ए पी से माइनस कर दें उसी से यह पी इन्वर्स पी जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका हमने यहाँ परिचय दिया था। मेरा मतलब है कि आप आसानी से देख सकते हैं कि यह और कुछ नहीं बल्कि लैम्ब्डा आई है क्योंकि लैम्ब्डा हम कॉमन ले सकते हैं। फिर हमारे पास पी इन्वर्स आई पी है और पी फिर पी इन्वर्स आई कुछ नहीं के बराबर है लेकिन पी इन्वर्स पी लैम्ब्डा टाइम्स और यह आई है। तो लैम्ब्डा टाइम्स आई फिर से हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन सिर्फ लैम्ब्डा टाइम्स आई है केवल। लेकिन हमने इस रूप में फिर से लिखा है कि पी इन्वर्स लैम्ब्डा आई और पी। तो यहाँ डिटर्मिनेंट हमारे पास पी इन्वर्स है। चलिए दोनों से कॉमन लेते हैं और फिर हमारे पास यहाँ ए है और माइनस यह लैम्ब्डा आई और पी इस राइट हैंड साइड से हम कॉमन के रूप में ले सकते हैं। तो अब यह ए माइनस लैम्ब्डा है और फिर यह हम यहाँ इस डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज का उपयोग कर सकते हैं इन 3 मैट्रिसेस में। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट पी इन्वर्स डिटर्मिनेंट इस बीच का 1 माइनस लैम्ब्डा आई और पी का डिटर्मिनेंट अर्थ यहाँ पी का डिटर्मिनेंट इन्वर्स है और पी का डिटर्मिनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। हमें यहाँ सिर्फ 1 मिलेगा और हमें जो मिलेगा वह इस डिटर्मिनेंट पी और पी की इन्वर्स प्रॉपर्टी है वे सिर्फ पारस्परिक हैं और यहाँ हमारे पास माइनस लैम्ब्डा आई का डिटर्मिनेंट है। तो हमने क्या देखा है कि इस बी माइनस लैम्ब्डा का डिटर्मिनेंट इसे माइनस लैम्ब्डा के डिटर्मिनेंट के बराबर है। इसलिए उनके पास एक ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है। दूसरे शब्दों में हम फिर से कह सकते हैं कि इस ए और बी समान आइगन वैल्यूज हैं और हमने पिछली स्लाइड में फिर देखा है यहाँ आइगन वेक्टर्स के संबंध के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर के कंक्लूजन पर आते हैं। हमने अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात की है और वह और कुछ नहीं लेकिन एक आइगन वैल्यू की संख्या है और हमने जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी देखी है। वह लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की संख्या थी उस आइगन वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है और हमेशा ऐसा होता है कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से कम होती है। और हमने सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में भी बात की है। इसका मतलब है कि बी और ए एक दूसरे के सिमिलर कहलाते हैं और वे सिमिलर मैट्रिसेस हैं। यदि हमारा यह संबंध है कि बीपी के इन्वर्स एपी के बराबर है कुछ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए पी है, तो इन लेक्चर्स को तैयार करने के लिए इन संदर्भों का उपयोग किया गया है और ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।